नमस्कार, मैं हूं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया है। सभी महिलाओं के अंदर डर और खौफ बना हुआ है। बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या एक स्त्री होना अपराध है? क्या यह नस्लीय हिंसा नहीं है कि जिस प्रकार से डॉक्टर छात्रा को जिस तरीके से बेरहमी से कुचल कुचल कर मार दिया गया और उसके बाद अस्पताल प्रशासन, जिनको उसके माता पिता फीस देते थे, यानी कि जिनके पैसों के दम पर वो अस्पताल चलता है, उन्होंने ही इस घटना को दबाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि अपराधियों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया। कोलकाता पुलिस ने हद ही पार कर दी। उन्होंने इसमें केवल एक दोषी को पकड़ा, जबकि इस घटना में मल्टीपल अक्यूज होने की पूरी संभावना है। मेडिकल जांच जो की गई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है मेडिकल जांच में, उसमें भी बताया गया है जिस प्रकार की इंजरी छात्रा को हुई थी, उन सभी से पता चलता है कि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य नहीं है। उसके बाद होता यह है कि छात्रा के परिवार वालों का बयान सामने आता है। मीडिया को रोते रोते छात्रा की मां बताती हैं कि उन्हें अस्पताल प्रशासन से फ़ोन आया था, यानी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जहां पे वो कार्यरत थी, उसकी नाइट ड्यूटी थी। थककर वो रात को लेट नाइट वो सेमिनार हॉल में सोने चली गई थी। वहाँ उस घटना के बाद जब प्रशासन ने, यानी कि चेस्ट डिपार्टमेंट ने जब उन्हें फ़ोन किया तो उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो इस प्रकार की दरिंदगी और अमानवीय घटना होने के बाद उस पर पर्दा डालने वाले लोगों को भी क्या फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए? मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो हॉस्टल में छात्रों को शराब पिलाते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, वो तमाम वो चीज़ें करते हैं जो एक मेडिकल माफिया करता है। ये जो घटना है मुजफ्फरपुर के अंदर, उस घटना में छात्रा अपने घर पे थी, अपने माता पिता के पास थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह थी। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, तब भी महिलाएं सुरक्षित हैं, या आप घर पर हैं या तब भी सुरक्षित हैं? सुरक्षित कहीं पर भी नहीं है। तो जो लोग ये बातें आज भी अपने दिल में लेकर के बैठे हैं कि नहीं हमारी बेटी तो घर पर सुरक्षित है, तो भूल जाइए इन सब बातों को आप सभी। आज मैं कल से ही इस घटना को देख रही हूँ, मेरा पूरा मन था इस पे बात करने के लिए, लेकिन कभी कम्युनिटी गाइडलाइन एकदम आ जाती है तो हम थोड़ा रुके हुए थे। लेकिन जब ये घटना हुई, अभी जब मुझे इस पर वीडियो बनानी है, तो मैं खुद कह सकती हूँ कि मुझे भी फ़ोन कॉल आ गए अपने घर से, क्योंकि मैं भी घर से बाहर रहती हूँ। हम सब लोग इन घटनाओं से, हर 6 महीने में, साल में ऐसी घटनाएं होती हैं, हम डर जाते हैं। वहीं जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से एक छात्रा ने अपने हाथ में एक प्लेकार्ड लिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अगली विक्टिम नहीं बनना चाहती। और ये भावना देश की हर युवा महिला के अंदर है। आप खुद सोचिए, ये दरिंदे बुजुर्ग महिलाओं को अटैक नहीं करते, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो महिला युवा होती है, जो 19 साल की है, 20 साल की, 25 साल की, 35 साल की महिला, जितनी ज़्यादा यंग होगी उन पर हमला करते हैं। तो इन लोगों का क्या हमारी पुलिस प्रशासन, हमारे नेताओं के पास, हमारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास इनका कोई इलाज नहीं है क्या? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, उसका कोई हमारे देश में पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कभी कोई सोचेगा इस विषय में? अब आप ये जो बिहार की घटना है उसके विषय में सोचिए। बिहार में जब उस लड़की को वो उठा करके ले गए तो माता पिता तुरंत मदद के लिए गए। पेरेंट्स ने तो कोई गलती नहीं की, अगर वहाँ पे पुलिस मदद करती तो तुरंत ही उस छात्रा को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं मदद हुई। वजह क्या है कि हमारे देश में 2 प्रकार की व्यवस्था चलती हैं। पुलिस थाने जिनसे जनता कनेक्टेड रहती है, वहाँ पर जो अधिकारी होता है उसकी अपनी कोई खास हैसियत नहीं होती, उसके पास कोई खास अधिकार होते नहीं हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि जहाँ पर चोरी की घटना रिपोर्ट की जाती है, जहाँ पर कि हमारी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, ये घटना रिपोर्ट की जाती है, वहीं पर इस प्रकार की इतनी भयानक घटना को भी रिपोर्ट किया जाता है कि आप इसकी प्राथमिकी भी यहीं दर्ज कीजिए। ये कहाँ तक उचित है? क्या महिलाओं के साथ इस प्रकार की कहीं पर भी कोई घटना के विषय में पुलिस को जानकारी मिलती है या कोई शिकायत लेकर आता है, क्या उसके लिए केवल और केवल महिलाओं के थाने या उनके हेल्पलाइन होना आवश्यक नहीं है?
आप जिस थाने में आप चोरी की घटना दर्ज कर रहे हो, उसी थाने में आप महिला को उठा करके ले गए और ये धमकी दे करके गए हैं, वो घटना आप लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। क्या जांच कर रहे हैं आप? या जांच नहीं करना है या कार्रवाई करनी है, जाके तुरंत पकड़ना है। तो अब मैं आपको 2 देश के प्रमुख नेताओं के बयान सुनाती हूँ और हम इसका एनालिसिस करेंगे कि हमारे देश के नेता जिनके हाथ में सत्ता है और जो सत्ताधारियों से सवाल पूछने के लिए संसद में बैठे हैं, यानी कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों के बयान क्या हैं आप सुनेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि हम कहाँ सर फोड़ रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भाषण दिया। उन्होंने कहा हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में लाल किले से कहा। राहुल गांधी जी ने इसमें क्या कहा? उन्होंने कहा हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। तो ये राहुल गांधी जी ने अपने बयान में कहा है। काफ़ी समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रयास किया था कि पुलिस प्रशासन को हमें थोड़ा बदलना होगा ताकि वो समाज के जनता के थोड़ा काम आ सके, परंतु नेताओं ने इस पर कोई कार्य नहीं होने दिया, यानी कि इस पर चर्चा भी नहीं हुई, क्योंकि सभी पार्टी के नेताओं के लिए ये एक सेटबैक की ही था, क्योंकि पुलिस प्रशासन को वो अपनी पर्सनल आर्मी की तरह प्रयोग करते हैं। लेकिन वो अगर ऐसा होता, अगर कोई चेंजेस होते तो पर्सनल आर्मी की तरह प्रयोग नहीं कर पाते। दूसरा क्या है कि जैसे ब्रिटेन की व्यवस्था हम देख ले, ब्रिटेन में क्या होता है कि जो सबसे छोटा अधिकारी होता है वो तरक्की करते 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 सबसे बड़े पद तक पहुंचता है। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस वालों की 2 कैटेगरी बना दी गई है। एक तो वो जो सिपाही के तौर पर भर्ती होते हैं, दूसरे जो IAS PCS ऑफिसर बनते हैं। तो जो एक PCS ऑफर आते ही बन जाता है 23 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, वो ये जो सिपाही है कभी बन नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि ये जो लोग हैं जो थाने में हमारी मदद के लिए डायरेक्टली बैठे हुए हैं, उनके अंदर कोई होप ही नहीं है, उनके अंदर तरक्की की वो कोई भावना ही नहीं है। उनकी मेंटालिटी या उनकी कैटेगरी या जाति समझ लीजिए उसी प्रकार से बना दी गई है कि आप तो छोटे तबके के लोग हैं, जबकि वही व्यक्ति डायरेक्टली समाज से कनेक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे एक ही थानेदार होगा, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन या लोग नहीं होंगे। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि तुरंत कोई पुलिस वाला चलने के लिए तैयार हो जाए, या चलना तो छोड़िए कॉल करने के लिए तैयार हो जाइए कि कौन लोग थे, उसका नाम बताइए, कहीं से फ़ोन नंबर लीजिए। बिहार की घटना रोकी जा सकती थी और हम उनको अभी कॉल पर उन्हें रोकेंगे, धमकाएंगे। जिस प्रकार से सेना ऑपरेशन करती है और आतंकवादियों को रोकने का प्रयास करती है जब उन्हें खबर मिलती है, इंटेलिजेंस पूरा का पूरा सेना को सपोर्ट करता है और सारी जानकारी देते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कोई ढांचा ही नहीं बनाया गया है ऐसा। अब ये जो बिहार की जो एक घटना हुई है उसमें अब ये भी चल पड़ा है कि जो कन्या थी, यानी कि जो 9th क्लास में जो स्टूडेंट थी जिसके साथ ये हुआ, वो दलित समुदाय से आती है और जिन्होंने ये किया वो लोग जो आते हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय या ब्राह्मण या राजपूत वाला एंगल नहीं है, यानी कि जाति को लेकर के जो राजनीति चलती है वो लोग आपस में ही यहाँ पे भिड़ रहे हैं और इस वजह से इस घटना को आप सुन भी नहीं रहे कहीं पर भी, क्योंकि ये सूट नहीं करता पॉलिटिकल लेवल पे आपको कि भाई जो बहुजन समाज है, जो सो कॉल्ड बहुजन समाज है जिसमें दलित और पिछड़े ये लोग तो बड़ी एकता की बात करते हैं, लेकिन अपने ही यहाँ एक दूसरे की बेटियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। और ये एक घटना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि घर से उठा करके माँ बाप को सामने से बोल करके तुम्हारी बेटी लेके जा रहे हैं, वो धमकी दी गई है। बिना पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुए ऐसी घटना को कोई भी अपराधी या अपराधियों का ग्रुप अंजाम नहीं दे सकता। संगठित हो करके महिला के साथ अपराध करना और वो एक स्त्री के रूप में पैदा हो गई है, उसका पूरा बदला लेना उसके शरीर से, और जिंदा रहते हुए ये सारे कार्य किए गए दोनों ही घटनाओं में। मेडिकल की स्टूडेंट भी जब तक वो जिंदा थी तब तक उसके साथ ये सब किया गया और उसको मार भी इसलिए दिया गया क्योंकि वो कॉलेज के अंदर थे तो भांडा फूट जाता। यहाँ इस घटना में भी कन्या के साथ ऐसा ही हुआ। उसकी मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही हमें उसके विषय में कुछ जानकारी मिलती है तो उस पर हम आगे की रिपोर्टिंग करेंगे कि क्या हुआ था।
किस प्रकार से हुआ था। हालांकि घटना इतनी दर्दनाक है, बेसिक जो डिटेल वहाँ पर है वो मौजूद है। जो लड़की थी उसके जो स्तन है उनको क्षत विक्षत कर दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू डाल दिए गए। तो इस प्रकार की दरिंदगी उनके साथ की गई है। जो मेडिकल छात्रा थी उसके साथ भी इसी तरह से किया गया। उसके दोनों पैर तोड़ करके ऐसे सीधे कर दिए गए ताकि वो लोग दुष्कर्म कर सके। वो जिंदा थी इन सब चीज़ों, इन घटनाओं को होने के समय। तो आप ये बताइए कि मतलब क्या होप है। आप ये बताइए कि जो यंग लड़कियां हैं, अब ये दोनों ही जो स्टूडेंट हैं, ये कोई टिकटॉकर नहीं है, ये कोई रील नहीं बना रही थी, ये कोई अश्लील वीडियो नहीं बना रही थी। एक दूसरी समस्या हमारे समाज में है कि जो भी महिलाएं, जो युवा लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, या फिर घरेलू लड़कियां हैं, उनको उनके द्वारा दिए गए योगदान को लेकर हमेशा इग्नोर किया जाता है। उन्हें कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता और वो तो हमारे लिए एक लग्जरी बात हो जाती है, हमें सुरक्षा तक नहीं मिलती है। तो खैर पूरी बंदरबाट चली हुई है, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं, आप अपने घर में भी देखते होंगे, जो सभ्य लड़कियां हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है सोसाइटी में, दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। वो चारों तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपना काम करते हैं, अपने घर वालों के पास जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। कोई भी कार्य वो करे अपने जीवन में या कोई अचीवमेंट उनकी हो, उसको एहसान के तौर पे नहीं जताते। जैसे नेता कहते हैं कि मैं तो चाय वाला का बेटा हूँ, या कोई कहता है मेरे घर वालों ने तो देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, ऐसे एहसान नहीं जताते। लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा ना मिलना, उसके बावजूद भी ऑफिस से घर जाते समय मन में ये रहना कि ना तो हमारा सम्मान है, ना हमें एप्रिसिएशन है, ना ही हमें कोई सुरक्षा है, ना पुलिस की तरफ से, ना समाज की तरफ से, ना ही सरकारों की तरफ से। तो आप सोचिए उन लड़कियों पर क्या बीतती होगी, मेरे जैसी लड़कियों पर क्या बीतती होगी जब हम सुबह से शाम तक काम करके घर जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि चलो ठीक है, हम तो बाहर है, सुरक्षित है, अपने घर पे ठीक है, घर रह लेंगे, तो जो बिहार की मैंने घटना बताई है, वो लड़की तो अपने माँ बाप के पास ही थी। तो आप ये बताइए कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, सभ्य महिलाएं हैं समाज के अंदर, वो यहाँ पर क्या करें। और ऐसा हो गया है कि कानून व्यवस्था विक्टिम को परेशान करने के लिए ही शायद बनाई गई है। क्योंकि अब क्या होगा, निर्भया केस की तरह ये लोग लगे रहेंगे 10 साल तक, न जाने कितनी इस पर केस चलेंगे। लड़की के जो माता पिता है उन्हें भी वो जब तक ये केस चलेगा वो टॉर्चर, वो भयानक बातें सुननी पड़ेंगी। उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, किसने क्या कहा, कोई यहाँ से उठ करके क्या कह रहा है, कोई बहुत ज्यादा इनके वो टॉर्चर जो है अब उनके माँ बाप पे आ गया, वो सहेंगे। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो लोग सड़क पर हैं। वो लोग आज उसका आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है, जो मेडिकल की छात्रा है उसको वो लोग करेंगे। उसके बाद वो लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। आप ये बताइए कि एक सभ्य व्यक्ति का, माता पिता का, उनकी बेटी का क्या यही काम रह गया है क्या, कि वो पहले तो उनकी बेटी मार दी गई इतनी बुरी तरीके से, इतनी अपमानित और दरिंदगी करके उसको मार दिया गया। उसके बाद कह दिया कि आपकी बेटी तो खुद मरी है। फिर उसके बाद उसमें बोल दिया गया, जितने उसमें कहा गया है, क्योंकि रिपोर्ट में आया है कि वो उसमें मल्टीपल अक्यूज हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, उस सबको लिपापोती की जा रही है। किस चीज़ के लिए की जा रही है? हॉस्पिटल प्रशासन के अंदर जो गुंडे, जो मेडिकल माफिया बैठे हैं, उन्हें सिर्फ बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो एक सभ्य व्यक्ति, एक सभ्य महिला, उसके माता पिता किस सिस्टम से लड़ रहे हैं? क्या हमारा सिस्टम भी इन्हीं गुंडे मवालियों के लिए बना हुआ है? अब कानून तो दोनों को एक ही नज़र से देखेगा, यानी कि जो विक्टिम है और अक्यूज हैं वो दोनों के लिए कानून की नज़र में वो दोनों सेम हैं। और कार्रवाई होने के नाम पर मैं आपको बताऊं, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी आपको तलाक लेना हो ना, एक छोटी सी घटना है, तलाक लेना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अगर इस घटना से कंपेयर करें तो उसमें भी 6-7 महीने लगाती हैं हमारी अदालतें, और ये तो वैसे भी इतनी बड़ी घटना है। तो सुनने में ही सालों साल लग जाएंगे। जिस बात को एक हफ्ते के अंदर पता लगाया जा सकता है कि क्या हुआ था, किसने किया था, कौन इन्वॉल्व है, कौन जिम्मेदार है, उस सब चीज़ों को, कार्रवाई को, सबको पूरा करने में सालों साल लग जाएंगे। और अगर निर्भया केस की तरह से घसीट दिया गया, मजाक बना दिया गया, बाद में कुछ लोग गांधीगिरी करने आ गए कि भाई माफ़ कर दीजिए, तो ये भी हो सकता है। तो एक माता पिता को अब जो पीड़ा सहनी पड़ेगी, और वो पीड़ा जो है वो सभ्य समाज की हर महिला को सहनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, ये घटना महिलाओं से ही संबंधित नहीं है, हमारे परिवार के सभी लोग इनसे डर जाते हैं। जो विवाहित हैं उनके हस्बैंड डर जाते हैं, बेटे डर जाते हैं, भाई डर जाते हैं, तो पुरुष वर्ग भी, सब लोग इन घटनाओं से डर जाते हैं। हर किसी के दिल में खौफ है। तो हम टैक्स क्यों दे रहे हैं जब हमें कोई सुविधा ही नहीं है? ना सुरक्षा है, ना सम्मान है, ना कुछ भरोसा नहीं है आपके जीवन का। पहले कहा जाता था कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा।
मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ड्यूटी को धर्म की बात कर रही हूँ। वो मेडिकल की छात्रा थी। मेडिकल के स्टूडेंट या डॉक्टर, उनको सिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उनसे मदद मांगने के लिए आए, मना नहीं करना है, उनकी मदद करनी, आधी रात को भी आ जाए, सुबह को भी आ जाए। तो दैट मीन उस महिला का अपने ऑफिस में या जो उसका मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे कंफर्टेबल होना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, वो उसके लिए इतना भारी पड़ गया है कि उसको मतलब ये पूरा जन्म उसके लिए, मतलब इतनी यातना, इस इतने कंफर्ट जोन में जाने की बस इतनी यातना दी गई, बताइए। और ऐसा नहीं है, इस घटना को देख करके साफ पता चलता है जो एक आरोपी पकड़ा गया है उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन पर कितने भयानक और गंभीर आरोप लग रहे हैं। दैट मीन्स स्टाफ जो बचाने का प्रयास कर रहा है, चेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है, जिन्होंने लड़की के परिवार वालों को कॉल करके उनको इस प्रकार से मेंटली टॉर्चर किया, लड़की के विषय में झूठ फैलाया, उसे बदनाम करने की कोशिश की, वो लोग वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। तो ये पूरी की पूरा एक ग्रुप बना करके एक महिला को एक खिलौना बना देगा उसके जीवन का। तो इस सब घटनाओं के बावजूद भी अगर लड़कियां ऑफिस जा रही हैं, काम कर रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कोई किसी भी प्रकार की बगावत के लिए आगे नहीं आ रही हैं, तो कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर कितना धैर्य है महिलाओं में। ये घटना साधारण नहीं है, और जो बिहार की घटना है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ये घटनाएं शायद कभी रुकेगी नहीं। हर लड़की को दिल में यही डर रहेगा कि क्या अगला नंबर मेरा। हर लड़की के दिल में यही बात रहेगी, हर माता पिता के दिल में यही बात रहेगी कि हमारी बेटी सेफ है या नहीं है। तो ये घटना तो आतंकवादी घटना भी नहीं है, इसमें कोई कम्युनल एंगल भी नहीं है इन घटनाओं में। तो क्या वजह है जो सरकार इन चीज़ों को रोक नहीं सकती, या पुलिस को इस प्रकार से ट्रेंड नहीं कर सकती, या महिलाओं के लिए अलग से एक सेल नहीं बना सकती कि जो आपराधिक घटनाएं हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगी, इस तरीके से रजिस्टर होंगी, और अगर किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, किसी ने कहा है कि मदद करिए, तो करेंगे। पुलिस प्रशासन का मैंने एक आज तक बयान नहीं सुना किसी मुख्यमंत्री या लाल किले से ही प्रधानमंत्री कह देते कि अगर, जैसे कि वो बिहार की घटना है, कि अगर किसी के सामने किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, आसपास के जो लोग हैं उन्हें बहादुरी दिखाते हुए, एकजुट होते हुए महिला की मदद करनी चाहिए, और ये कार्य भी प्रशासन का ही है। महिला की मदद करिए। पहले जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में या उससे पहले जो हमारे राजा महाराजा थे उनके जमाने में क्या होता था, जनता को यह अधिकार होता था कि सामने जो आपराधिक घटना, कुछ भी घटना हो रही है, उसमें इन्वॉल्व होकर के लोगों को बचाने का प्रयास वो करें। दैट मीन जो सामने मौजूद होगा, जो पास में व्यक्ति मौजूद होगा, वही तो मदद कर सकता है। तो करते थे। आज भी गांव में अभी तक यही माहौल था। अब ये माहौल बदल इसलिए गया है क्योंकि प्रशासन कहता है आप कानून हाथ में मत लीजिए। अरे भाई, कानून आपके हाथ में, आप कर रही है कुछ करते ही नहीं है आप, और उसके बाद आप इन घटनाओं को दबाने में लगे रहते हैं। बिहार की घटना का आप हार्डली कहीं सुनेंगे जो बिहार में घटना हुई है, क्योंकि इसमें राजनीति का एंगल है। वो तो दबंग लोगों ने, यानी कि दलित में जो दबंग हैं, उन लोगों के द्वारा ये घटना की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो राहुल गांधी का और भारत के प्रधानमंत्री का बयान आया, पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। आप उसमें समाज को क्यों घसीट रहे हैं कि एक समाज के तौर पे हमें सोचना पड़ेगा। समाज के तौर पे क्या सोचना पड़ेगा? अगर आप एक सभ्य व्यक्ति को समाज मानते हैं, सभ्य व्यक्ति तो ना तो ऐसी घटना करता है, ना सह सकता है। और अगर आप एक अपराधी व्यक्ति को भी समाज का हिस्सा मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं? आप लोग इस पर कोई कार्य नहीं करना चाहते, पुलिस प्रशासन को मजबूत नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री और जितने हमारे मंत्री हैं वो सब के सब, चाहे विधानसभा हो चाहे आपकी लोकसभा हो, वहाँ पर एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं। एक दूसरे को बोलेंगे उसने मुझे चौकीदार बोल दिया, उसने इसको ये पप्पू बोल दिया, ये ही चलता रहता है। जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो घटनाएं होती हैं उन पर सही रूप से क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करते। और उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। हमारे इतने सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अगर आप उन्हें बैठा करके उनसे पूछेंगे वो आपको सोल्यूशन तुरंत बता देंगे। आप किसी का भी इंटरव्यू देखिए, पुरानी घटनाओं के आधार पर इंटरव्यू देखिए, निर्भया केस के आधार पर इंटरव्यू देखिए, आपको पता चल जाएगा इन घटनाओं के सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट रेमेडी क्या करनी है। या फिर अगर कोई प्राथमिकी दर्ज करवाने आया है, महिला का अभी अपहरण हुआ है, तुरंत अगर किसी ने घटना को अभी जाकर के पुलिस को बताया, तो उस समय महिला को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए वो तुरंत बता देंगे।
लेकिन उन चीज़ों को लागू कौन करेगा? उनको लागू करेगा प्रशासन। वो लोकसभा से लागू होंगे, वो विधानसभा से लागू होंगे, और वहाँ पर नेता एक दूसरे के ऊपर चप्पल फेंकना, एक दूसरे का विक्टिम बनाना और जातियों के रूप में समाज को बांटना, ये सब चल रहे होते हैं। और जा करके सोशल मीडिया पे ज्ञान और भाषण वो छोड़ देते हैं जनता के ऊपर कि एक समाज के तौर पर हमें सोचना होगा। तो ये जो घटनाएं हैं ये इतनी दर्दनाक है। हर महिला के अंदर डर है, गुस्सा है, तकलीफ है। हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और दिक्कत यह है कि हमारा काम यही है कि हमें जाकर के देखना है कौन सी घटना हुई है, उस पर क्या रिपोर्टिंग करनी है। अभी तक मेडिकल विभाग ने, यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या हुआ है, और वही सब हमें करना है। और हम क्या ये इस चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि क्या अगला नंबर हमारा हो सकता है? तो काम हमारा यही है, और उसमें हम देखते हैं कुछ होता नहीं है। टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है, और दूसरी तरफ सोसाइटी के अंदर जो सभ्य लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको लेके कोई एप्रिसिएशन नहीं, उनको कोई सपोर्ट नहीं, उनको सुरक्षा तक नहीं है। उसके बावजूद भी हम अपना काम कर रहे हैं किसी तरीके से। तो ये घटनाएं, इनको ये मत सोचिए कि ये महिला सुरक्षा का मामला है। ये महिला सुरक्षा का मामला नहीं है। देश की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब आप समाज को महिला, पुरुष और दलित, ब्राह्मण, ये इन जातियों में बांटना बंद करेंगे, और जो भी नेता बांटता है उनको वोट देना बंद करेंगे, या फिर उनसे सवाल पूछना आप शुरू करेंगे कि ये सब मत बोलिए, अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए ये भाषणबाजियां मत करिए। तो ये जो घटना भारत में हुई है, और ऐसी घटना हुई है जैसी घटनाएं हम सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में चल रही है, जहां पर हिंदुओं को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कर करके उनकी लड़कियों के साथ ये सब घटनाएं रोज हो रही हैं। तो एक सोसाइटी के तौर पर हम कहाँ हैं, वो सब हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कहाँ हैं? नेताओं की अपनी सोसाइटी होती है, वो लोग कहाँ हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। होपलेस हैं सब लोग, महिलाएं सारी डरी हुई हैं। महिलाओं के अंदर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की भावना कोई नहीं है, ना तो अपने समाज को लेके, परिवार को लेके वो मजबूर है कि इस तरह से कुछ हो जाता है तो फैमिली क्या कर लेगी। प्रशासन का, पुलिस का उनको पता ही है। नेता अपनी बंदरबाट में लगे हुए हैं। ये सच्चाई है आज के भारत की। आज के भारत में जो भारत की जो नारी है, कहने के लिए ही आधुनिक है, लेकिन आदि मानव काल से लेके अब तक चले आ रही जो मूलभूत आवश्यकता होती है, सुरक्षित रहना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, इनको बेसिक नीड हम मानते हैं। एक सेफ माहौल होना। आपका दुश्मन तो कोई होगा जिसकी आपने प्रॉपर्टी हड़प ली होगी, या जिसको आपने गाली दे दी। मुझे नहीं पता मेरा कौन दुश्मन है, कितने दुश्मन है, और कितने सड़क पे घूम रहे होंगे। हमें पता ही नहीं हमारे कितने दुश्मन है। तो इस डर के साथ जीना इतना आसान नहीं है। सोचिएगा आप इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।